सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को डीपीपी के डाउट्स हैं, कुछ पूछ सकते हैं आप। लास्ट टाइम डीपीपी नंबर 3 मिली थी हमें, उसमें जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई डिफिकल्टी है? सर जब हम स्लैब इंसर्ट करते हैं कैपेसिटर के अंदर, एक बार वो वाला केस बता देना। क्या करते हैं, फिर से बोलो। जब कैपेसिटर के अंदर हम स्लैब इंसर्ट करते हैं तो मतलब क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो इससे रिलेटेड एक बार बता दो। उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर स्लैब इंसर्ट करते हैं ना तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। आप देखो, ये कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें अगर हमने सेल इसका अटैच कर रखा है, तो दिख नहीं रहा ऊपर का। अभी दिखाई देगा ये। अगर हमने सेल अटैच कर रखा है तो इसका पोटेंशियल V, पोटेंशियल डिफरेंस, वो तो कांस्टेंट रहेगा। और स्लैब इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस C इंक्रीज हो जाती है, C बढ़ जाएगी। तो Q इक्वल टू CV। अगर C इंक्रीज हो गई तो ये Q भी इंक्रीज हो जाएगा। और जो एनर्जी है, एनर्जी स्टोर्ड हाफ CV²। यहाँ पे क्योंकि C इंक्रीज कर रहे हैं तो ये एनर्जी स्टोर्ड ये भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे लॉजिक लगा लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। और किसी को कोई डिफिकल्टी? जो मैंने आपको डीपीपी दी है उसकी डीपीपी के पहले मैं पूछ रहा हूँ, डीपीपी के क्वेश्चंस में किसी को डाउट है वो पूछ लो। सर ये आपने अभी लिखा है? अभी लिखवा है ये? नहीं, ये तो किसी ने अभी डाउट पूछा है, वो बताया मैंने उसका। गुड इवनिंग सर, लेट आया थोड़ा। गुड इवनिंग। हाँ, अभी तो मैं डाउट डिस्कस कर रहा हूँ। डीपीपी के जो भी डाउट्स हैं वो आप लोगों के वो पूछ लें, उसके बाद फिर मैं नया टॉपिक आज स्टार्ट कर रहा हूँ, नया चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके सर। और सर एक और चीज पूछनी थी। हाँ बोलो। सर जब ये जैसे हम स्लैब डालते हैं तो इसका कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, तो जो चेंज इन एनर्जी होता है उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? क्या होता है चेंज इन? चेंज इन एनर्जी के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? क्योंकि हमारे पास 3-4 फॉर्मूले होते हैं और अगर उस हिसाब से देखें तो किसी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के और किसी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमें उसमें जैसे ये एनर्जी का है, तो अगर इसमें सेल अटैच कर रखा है मैंने ये लिया तो पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया। तो ऐसा फॉर्मूला चूज करो, एक वेरिएबल कम से कम कांस्टेंट वाला आ रहा हो, तो V कांस्टेंट है इसमें, है ना। ओके सर। तो ऐसा लो जिसमें एक वेरिएबल कम से कम कांस्टेंट हो तो दूसरा प्रॉपरली देख सकते हो। अगर मैं ऐसा लेता Q²/2C, तो फिर मुझे Q भी चेंज हो रहा है, C भी चेंज हो रहा है, कंफ्यूजन होता। राइट। तो ओके सर सर। पैरेलल में हमेशा हाफ CV² लगाएंगे? नहीं नहीं, पैरेलल का मीनिंग नहीं है। अगर हमने सेल अटैच है और इसमें स्लैब हम इंसर्ट करते हैं तो इससे हम V क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए हाफ CV² लगाएंगे। और अगर हमने सेल अटैच नहीं किया हुआ है तो फिर चार्ज कांस्टेंट होता है, चार्ज, तो फिर हम Q²/2C वाला लगाएंगे, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, वो केस के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा केस है। सर स्लैब इंसर्ट करने से सी इंक्रीज कैसे होगा? सी इंक्रीज, स्लैब इंसर्ट कर दिया तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने यहाँ इंक्रीज किया ना स्लैब बढ़ाने से, तो इसलिए सी हमेशा इंक्रीज होगा। K ε0A/d, के इंक्रीज हो रहा है। ओके सर, मतलब ये हमने इसका मीडियम और वो कर दिया हाँ, चेंज। अगर नॉर्मल ये एयर था उसकी जगह हमने इसमें स्लैब इंसर्ट कर दिया तो फिर सी हमेशा इंक्रीज होगा। तो सर फिर यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्लैब का लगेगा ना? हाँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्लैब का लगेगा, मल्टीप्लाई जाएगा। हमें तो ओके ये सर। देखना है क्या चीज इंक्रीज हो रही है क्या डिक्रीज हो रही है। तो अभी हम
एनालिटिकली ये देख रहे हैं, लॉजिकली कि क्या चीज इंक्रीज हुई क्या चीज डिक्रीज हुई, कंसेप्चुअली। ठीक है, ओके सर। तो मैं मान रहा हूँ कोई किसी को डीपीपी में कोई डिफिकल्टी नहीं है। नो सर। सर मुझे एक ऐसी क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में, हाँ जल्दी बोलो क्या डिफिकल्टी है। सर बताऊं? हाँ बोलो। हाँ सर, वो उस क्वेश्चन में था सर, if a charge is placed on a curved part of a hemispherical surface, हाँ then find electric field, flux and potential. नहीं, वो तो फिर फिगर के ऊपर डिपेंड करेगा ना, हेमिस्फीयर में सर कहाँ जैसे हेमिस्फेरिकल आप सरफेस बनाओ एक बार। हाँ हेमिस्फेरिकल सरफेस है। चार्ज जो कर्व पार्ट है उस पे रखा हुआ है, कर्व पार्ट पे ऊपर, Curve एकदम part? ऊपर। हाँ इस पे, हाँ हाँ। एकदम है। यहाँ पे क्यों सर रखा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है एक तो, और फील्ड और पोटेंशियल वो नीचे वाले सरफेस पे निकालना। यहाँ जो सरफेस है ये, इस पे फील्ड और पोटेंशियल निकालना है और फ्लक्स निकालना है, जो पूरा सरफेस में होगा वो क्या होगा। नहीं तो चार्ज क्यू का जो पार्ट इसके अंदर होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उस वो तुम्हारा टोटल फ्लक्स आएगा। सर वो तो, लेकिन जो चार्ज अंदर होगा वो मतलब जैसे हमने उसके ऊपर जस्ट रखा हुआ है, जस्ट उसके ऊपर रखा हुआ है। हाँ तो अगर बाहर रखा है तो अंदर फ्लक्स जीरो होगा, अगर सर बाहर रखा कितना एंटर करेगा, है। कितना एंटर करेगा? नहीं बाहर अगर रहेगा तो फिर एंटर करने का, फिर तो हम सरफेस के हिसाब से देखेंगे ना। अगर हमने बाहर रखा है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर पॉइंट पे अलग अलग होगा। तो या तो हमारा क्वेश्चन होगा ये प्लेन सरफेस के ऊपर कितना एंटर कर रहा है, तो प्लेन सरफेस के लिए फिर हम इससे ज्वाइन कर लेंगे, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, फिर हम रिंग की तरह लेंगे इसको, जैसा हमने पहले किया था डिस्क का। वो सर आप वापस समझा दीजिए, एक्चुअली मैं निकल गया था गलती से। हाँ तो वो ये डिस्क बनाई थी हमने, ये क्यू की वजह से कितना फ्लक्स आएगा, फिर हम डिस्क के थ्रू देख रहे हैं, तो क्यू की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया। अगर ये एंगल थीटा है, ई का कंपोनेंट ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा लेंगे, और फ्लक्स 2 पाई आर डी आर, ये इसका एरिया हो गया, डी आर थिकनेस का ये एरिया हो गया, ये जो डिस्क बनी हमारी रिंग बनी, इंटू ई कॉस थीटा। सर जैसे इसका, सर मुझे आंसर इसका जैसे वर्बली याद है, विच इज क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस अल्फा, इसका आएगा इंटीग्रेट करके। हाँ सर तो अभी किया था मैंने सर, लेकिन आंसर में माइनस लिखा हुआ था और उस पे टिक भी लगा हुआ था, मतलब वो आंसर सही भी था। वो उसका आंसर था माइनस क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस अल्फा। हाँ तो प्लस माइनस की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर हमने ऊपर ले लिया होगा, तो एरिया वेक्टर और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस ही आएगा, नहीं तो प्लस आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो तो फ्लक्स हमारा स्केलर क्वांटिटी है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है अच्छा सर, और एक पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे, मतलब नीचे Potential- वाले एरिया में? पोटेंशियल कहाँ पर? नीचे वाले एरिया में, किसी भी पॉइंट पर। एरिया में नहीं, किसी एक पॉइंट पे लेना होगा ना पोटेंशियल। हाँ तो किसी पॉइंट पे, हाँ। खाली इस चार्ज की वजह से यहाँ से डिस्क के ऊपर निकालना है पोटेंशियल, कहाँ निकालना यस सर। सर मतलब सब में तो इक्वी पोटेंशियल होगा ना डिस्क में, तो कहीं भी निकाल सकते हैं शायद। ये तो ये इक्वी पोटेंशियल हुआ, तो इसके अंदर चार्ज रखा होना चाहिए। अगर हम इसके सरफेस पे चार्ज रखेंगे तो इसको या तो हम कंप्लीट कर दें और फिर सेंटर पे पोटेंशियल निकालें। सर छोड़ो सर, मैं आपको भेज दूंगा क्वेश्चन, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ शायद आपको ढंग से। हाँ ठीक है, मैं बता भेज देना। दूंगा। सर कोई बात नहीं। और दूसरी बात ये है कि जो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हमारे सिलेबस में वही क्वेश्चन करने हैं। कभी कभी कुछ अजीब क्वेश्चन होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमें उस पर ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना, क्योंकि ज्यादा सिलेबस में है ये वाला, मतलब जैसे
नहीं, ये बाहर वाले नहीं है, ये बाहर यहाँ पे क्यों रख दिया, तो इस तरह क्वेश्चंस नहीं है। वो तो कई जगह बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दे देते हैं, उनकी जरूरत भी नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ये डिस्क के अक्रॉस फ्लक्स निकालना, ये सब है सिलेबस में। सर यस, सर आपने नेगेटिव वाला जो भी बताया था माइनस कैसे आएगा, क्लोज सरफेस में तो एरिया वेक्टर भारी होता है ना। हाँ, पर ये सरफेस के ऊपर देखना पड़ेगा ना, हमें कौन सी सरफेस ले रहे हैं। ये डिस्क के लिए देख रहे थे हम, डिस्क में तो एरिया वेक्टर इधर भी हो सकता है ना, एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर है, तो माइनस में आएगा, है ना। तो सर हमें पता कैसे चलेगा माइनस की तरफ से लें या प्लस की तरफ से? वो क्वेश्चन में दिया होना चाहिए हमारा क्लोज सरफेस किधर आ रही है। अब जैसे ये क्लोज सरफेस है तो इसमें एरिया वेक्टर इसका इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो इसमें ये पॉजिटिव आना चाहिए। और सर अगर आंसर में दोनों हो तो फिर क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कहाँ क्लोज सरफेस बन रहा है। हाँ, कहाँ क्लोज बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग चूज करना है। ठीक है, ओके सर, ओके सर। सर ठीक है। फ्लक्स की कोई सिंपल सी डेफिनेशन बताना एक बार। सिंपल डेफिनेशन सबसे सिंपल तो यही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन, उसे हम फ्लक्स कहते हैं। जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है किसी एरिया से, उसको हम फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है सर, वैसे अगर कोई लाइन पास हो रही है लेकिन वो परपेंडिकुलर नहीं है तो वो उसका कंपोनेंट आएगा फिर? तो फिर उसका कंपोनेंट लेंगे, उस एरिया के परपेंडिकुलर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कंपोनेंट लेंगे। ओके सर। और सर यूनिट क्या होगी फ्लक्स की, एक बार बता देना। फ्लक्स की यूनिट तो देखो इसी से निकाल लोगे, या तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, इससे फ्लक्स की यूनिट निकालोगे, या ई इंटू ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट एफ अपॉन क्यू है इंटू एरिया, तो ये यूनिट आ गई। ये फोर्स की ठीक। रखोगे, चार्ज की आई इंटू टी, एरिया की एल स्क्वायर, है ना, ये सब रख के इसकी Yes. यूनिट आ जाएगी। हाँ, ठीक। ये न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर ऐसा है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके सर। करंट इलेक्ट्रिसिटी, नेक्स्ट चैप्टर। तो अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब था जिसमें चार्ज हमारा स्टेशनरी होता है, अब हमारा चार्ज मूव कर रहा होगा, तो उसका नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ पे जो करंट होगा, सर एक डाउट था सर, इसी टॉपिक पे था सर, मतलब इसी टॉपिक में हम सीआर सर्किट्स पढ़ेंगे? आरसी सर्किट, हाँ वो भी इसी में पढ़ेंगे। पहले करंट और रेजिस्टेंस पढ़ लेना, तब आरसी सर्किट पढ़ेंगे। ओके सर। सो करंट आई इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो अगर Q चार्ज t टाइम में फ्लो करता है तो Q बाई टी वो हमें करंट देगा, इसलिए Q इक्वल टू आई टी। कभी कभी हम ये यूज करेंगे। और अगर इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दूं मैं इसे, तो I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। अगर चार्ज Q फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है हमें, तो उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो उससे हमें करंट मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इसमें ओम्स लॉ। ये ए बी कोई कंडक्टर है, अगर इसके अक्रॉस हमने वी पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो करंट आई इज प्रोपोर्शनल टू वी। मतलब जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के अक्रॉस किसी सेल के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें, तो इस वायर के अंदर करंट फ्लो होने लगेगा। दैट करंट इज प्रोपोर्शनल टू वी, या वी को हम ऐसा कह सकते हैं, वी इज प्रोपोर्शनल टू
करंट, और ये अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दें यहां से तो एक कांस्टेंट आ गया जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। आर हमारा रेजिस्टेंस है। तो ये ओम्स लॉ है, जहां पे आई और बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो ओम्स लॉ है। बी इक्वल टू आई आर ये ओम्स लॉ नहीं है, नॉट एन ओम्स लॉ, क्योंकि ये नॉन ओमिक जो भी कंडक्टर्स होंगे उनमें भी एप्लीकेबल होगा, जैसे कि डायोड है, ट्रायोड है, और सर नॉन ओमिक मतलब? हम्म नॉन ओमिक मतलब? नॉन ओमिक मतलब जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते, मतलब आई और वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे बल्कि इनके बीच में ग्राफ बन रहा होगा, कर्व बन रहा होगा, उसमें भी होगा फॉलो? उसमें भी ये रूल फॉलो होगा, बी इक्वल टू आई आर, ये वाला सब में लगेगा। जिसमें स्ट्रेट लाइन होगी आई और बी में वो ओम्स लॉ है, उसमें आई प्रोपोर्शनल होगा, इसमें आई प्रोपोर्शनल नहीं है बी के, इतना डिफरेंस होगा। ठीक है, ओके सर, ओके सर। बी इक्वल टू आई आर सब में लगेगा, ओम्स लॉ ओमिक कंडक्टर नॉन ओमिक कंडक्टर सब में लग रहा है। आई प्रोपोर्शनल टू बी ये खाली ओम्स लॉ है, ये जो ओम्स लॉ फॉलो करेंगे उसी में लगेगा। अब यहाँ पे देखें रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को हमने देखा अगर कोई रेजिस्टेंस है वो उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मान लें ये कोई रेजिस्टेंस है, ये इसकी लेंथ है, ये करंट आई फ्लो कर रहा है, और सर उधर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये लेंथ है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो R is proportional to length and R is inversely proportional to area of cross section। तो मैं इसको लिख सकता हूँ R is proportional to L upon A, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाता है, रेसिस्टिविटी। रो इंटू L, जिसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। सर वो पूरा पेज दिखाना एक बार। हाँ, तो रो, दिस रो इज रेजिस्टिविटी। तो हम इस रूल से R इक्वल टू रो एल अपॉन ए रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले ओके यहाँ सर, तक खुद कर लो फिर आगे चलते हैं। कर दूंगा। सर नॉट एन ओम्स लॉ मतलब ओम्स लॉ में V इक्वल टू आई आर लिखा तो 0 नंबर मिलेंगे, I प्रोपोर्शनल टू V लिखा तो पूरे नंबर मिलेंगे, इसलिए लिखा है, ये ओम्स लॉ नहीं है V इक्वल टू आई आर। ये पूरा लिखना पड़ेगा सर? ये पूरा नहीं, ये लिखना पड़ेगा I प्रोपोर्शनल टू V, करंट पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है वो ओम्स लॉ है। स्टूडेंट जनरली V इक्वल टू आई आर को ओम्स लॉ समझते हैं जनरली। ओके सर। हो गया सर नंबर। हाँ ठीक, सर एक सेकंड सर। हाँ नोट कर लो। तो सर ओम्स लॉ में कहीं भी रेसिस्टेंस का नाम ही नहीं देंगे हम? नहीं, उसमें रेजिस्टेंस का नाम नहीं आ रहा है, खाली यही है। इफ, बल्कि अच्छी डेफिनेशन ये होगी, इफ वी कीप टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल पैरामीटर्स कांस्टेंट देन इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, उसे हम ओम्स लॉ कहेंगे। डेफिनेशन आपकी सभी बुक्स में मिलेगा, जो भी ओके सर।
यहां तक नोट कर लिया? यस सर। कर लिया। तो रेजिस्टेंस हमारा स्केलर है या वेक्टर है? सर स्केलर। सर स्केलर। स्केलर है। तो क्या रेजिस्टेंस करंट की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? नो सर। नहीं सर। नहीं सर। नहीं करेगा? नो सर। ऑल आर कॉन्फिडेंट? यस यस सर। सर। मटेरियल पे डिपेंड करेगा ना सर वो तो। मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा, अभी देखते हैं। एंड रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर। रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेंटीग्रेड, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T। रेजिस्टेंस ये रूल फॉलो करेगा, ये आर नॉट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड आर नॉट लेंगे। अल्फा एक कांस्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहलाता है ये। और आर टी रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T है। सर अल्फा बताना क्या है दोबारा? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सर हर टेम्परेचर के लिए अलग अलग होगा? नहीं, ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। अल्फा आपको कांस्टेंट मिलेगा, लेकिन एक गिवन मटेरियल के लिए अल्फा की एक वैल्यू होगी। जैसे नाइक्रोम के लिए अलग होगी, कॉपर के ओके लिए सर। अलग होगी, एल्यूमिनियम के लिए अलग होगी, सिल्वर के लिए अलग होगी। तो हर एक के लिए अलग अलग होगी, है ना। तो अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ तो रेजिस्टेंस। सर हमें गिवन होगा? फिर से बोलो। सर अल्फा हमें गिवन होगा? हाँ, ये तो डिपेंड करता है। जो गिवन होगा उसको रखेंगे, जो नहीं गिवन है उसे निकालेंगे। वो तो एग्जामिनर के ऊपर है, हो सकता है ये दे दें, ये निकालना हो, है ना। हमें तो फॉर्मूला ओके पता सर। होना चाहिए, फॉर्मूले के हिसाब से जो भी गिवन होगा उससे अननोन क्वांटिटी फाइंड करनी है हमें। तो जब हमें किसी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस निकालना हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसी तरह से रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी के लिए भी सेम टाइप का फॉर्मूला है। रो एट टी इक्वल टू रो एट 0 1 प्लस अल्फा इंटू टी। तो यहाँ भी हमें रजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन होगी। और ये रेजिस्टिविटी at T degree centigrade. Alpha again coefficient of temperature, coefficient of resistance. सर या एक मटेरियल के लिए दोनों अल्फा सेम रहेंगे ना, ऊपर नीचे वाले? हाँ, दोनों सेम रहेंगे। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ये अल्फा में गिवन होगा। तो अगर हमें रेजिस्टिविटी गिवन है तो टी टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी निकाल लेंगे, और रेजिस्टेंस गिवन है तो रेजिस्टेंस टी टेम्परेचर पर हम इससे निकाल सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में कई अच्छे क्वेश्चन आए जिसमें उन्होंने ये टेम्परेचर डिपेंडेंस ये फॉर्मूले का यूज किया हुआ है। ठीक है। ओके सर। अब देखते हैं जरा। सर रेजिस्टेंस टी टेम्परेचर पे ज्यादा क्यों होता है 0 से? क्योंकि अभी हम देखेंगे रेजिस्टेंस जो रेजिस्टिविटी जो है रो, रेजिस्टेंस रो के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे अलग से बताऊंगा। ओके सर। और रो है m अपॉन
एन सर इज, स्क्रीन में नहीं आ रहा, अच्छा, आ गया। रो है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ। तो ये मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, और ये जो टॉ है ये रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका कंटिन्यूअस कोलिजन होता रहता है पॉजिटिव आयन से। तो जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनसे कोलिजन होता रहता है, तो उस दो कोलिजन के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो रिलैक्सेशन टाइम है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये कम हो जाता है, जल्दी जल्दी कोलिजन होने लगता है, तो इससे रो इंक्रीज हो जाता है। और रेजिस्टेंस रो के प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से टॉ, जो कि रिलैक्सेशन टाइम है, सर ये फॉर्मूला फिर से बताना एक बार। एक मिनट, रिलैक्सेशन टाइम ये डिक्रीज होता है, m अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये n नंबर डेंसिटी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है E, और ये टॉ रिलैक्सेशन टाइम है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो टॉ डिक्रीज हो जाता है, इसलिए रो इंक्रीज हो जाता है, इसलिए रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। सर ये फॉर्मूला समझने के लिए है या सिलेबस में भी है? ये फॉर्मूला समझने के लिए भी है और सिलेबस में भी है, सब चीजें धीरे धीरे करेंगे, है ना। ओके सर। तो बेसिकली सर ये वाला फॉर्मूला एटॉमिक लेवल पे रेजिस्टेंस बताता है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स की वजह से। ये बताता है कि रेजिस्टिविटी हमारी किस किस वेरिएबल के ऊपर एक्चुअल में डिपेंड कर रही है, ठीक है। सर वो क्या लिखा, टॉ? ओके सर, हाँ ये टॉ है, रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। दो कोलिजन जो होते हैं, कंसेक्यूटिव कोलिजन, दो टक्कर जो होती है, एक टक्कर फिर टक्कर, उस दो टक्कर के बीच का एवरेज टाइम, उसे रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो इस पे मैं बाद में फिर से आऊंगा, ये तो अभी बीच में क्वेश्चन पूछ लिया इसलिए ये बीच में आ गया, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। यस सर। तो अभी यहाँ पे आ रहा हूं मैं, देखते हैं। ये एक मैंने क्यूबाइड लिया, ये ए इसकी लेंथ है, बी इसकी ब्रेड्थ है, ये सॉलिड है, और सी इसकी हाइट है। ये मेरा एक रेजिस्टेंस है क्यूबाइड फॉर्म में, और इसकी रेजिस्टिविटी मान लें कि रो गिवन है। तो देखें, अगर करंट लेंथ के पैरेलल है, ए के पैरेलल है, then resistance will be rho L upon A, और लेंथ ये आएगी A, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये होगा B इंटू सी, B इंटू सी। कब? अगर करंट लेंथ के पैरेलल फ्लो कर रहा है, इस एंड से इस एंड तक लेंथ के अलोंग है, लेकिन अगर करंट B के अलोंग है, ऐसे फ्लो कर रहा है, इस फेस से एंटर करता है, सामने वाले फेस पे निकल जाता है, इस फेस से एंटर किया, सामने वाले फेस से निकल जाता है, बी के अलोंग जा रहा है, तो देखें रेजिस्टेंस बदल जाएगा। तो रेजिस्टेंस पैरेलल टू बी और लेंथ होगा बी अपॉन ए सी, ये है बी और ये ए सी, ये फेस हुआ ए सी, तो रो बी अपॉन ए सी, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हुआ। सर डाउट है। हाँ बोलो।
सर लेंथ हम ए और बी जो ले रहे हैं, क्रॉस सेक्शन में से किसी एक को तो ले रहे हैं। क्रॉस सेक्शन सर लेंथ ए और बी ले रहे हैं ना, और क्रॉस सेक्शन हमारा दूसरे फेस में आ रहा है, तो फिर क्लियर नहीं होगा। हाँ, इसीलिए तो समझा रहा हूँ मैं कि ये सेम एलिमेंट का रेजिस्टेंस अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग रेजिस्टेंस आएगा, इसका सेम ही एलिमेंट है ये, तो रेजिस्टेंस करंट की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ए के पैरेलल, तो ये एरिया क्रॉस सेक्शन हो जाएगा बी इंटू सी, ये वाला। अगर करंट बी के पैरेलल फ्लो कर रहा है तो ये पूरा ये वाला जो एरिया है ए इंटू सी, ये एरिया क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। तो हर केस में रेजिस्टेंस अलग आ जाएगा सेम एलिमेंट के लिए। ओके सर। तो ये समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया, आईआईटी में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। सर यस। सर अगर करंट डायगोनल के अलोंग पैरेलल हो तब क्या करेंगे? तब आराम करेंगे क्योंकि निकाल नहीं पाएंगे, हर जगह वेरिएबल एरिया है ना। ओके सर। हाँ, तब ये वाला क्वेश्चन तुम मयंक वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो, है ना। मयंक को ऐसे क्वेश्चन पसंद है जो बहुत कॉम्प्लेक्स हो। तो ओके करंट सर। अगर, हाँ ये सब नहीं आएंगे भाई, रीजनेबल क्वेश्चन आएंगे जिसकी तुम कैलकुलेशन कर सकते हो। जिसकी कैलकुलेशन नहीं हो सकती या जो बहुत लेंदी है, तो वो क्वेश्चन उतना टाइम नहीं होता तुम्हारे पास और कर भी नहीं पाओगे। एक डायगोनल से दूसरे डायगोनल तो एरिया निकाल ही नहीं पाओगे, है ना। तो इसी तरह अगर करंट सी के पैरेलल होगा तो लेंथ सी हो जाएगी। अगले पेज पे ले रहा हूं मैं, ये नोट हो गया पहले, इसको नोट कर लो पहले, फिर अगले पेज पे जाऊंगा। सर करंट इस सर, वाले फेज के किसी भी पार्ट से पास हो फर्क नहीं पड़ता। फिर से बोलो। सर अगर करंट सपोज जो ये फेस है एसी, इसके किसी भी पार्ट से पास होगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है इसके ऊपर रेजिस्टेंस आएगा, है ना। सर बाकी उसकी पोजीशन से फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पोजीशन से। वो तो करंट तो पूरे में ही फ्लो करेगा ना, एक जगह थोड़ी फ्लो कर रहा है। ये पूरे में फ्लो करेगा, सब जगह करंट होगा। ओके सर। सर ऊपर की शीट दिखा सर मतलब दीजिए। करंट, हाँ ऊपर का ये नोट कर लो। करंट की डायरेक्शन इफेक्ट कर रही है रेजिस्टेंस को। हाँ, इसलिए करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस चेंज होता जाएगा। सर लेकिन है तो ये स्केलर, तो फिर क्यों हो रहा है सर? ये स्केलर है तो इसमें कोई वेक्टर नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होता जा रहा है, इसलिए चेंज हो रहा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर डायरेक्शन में अलग अलग आ रहा है, ओके सर। इसलिए ये रेजिस्टेंस चेंज होता जा रहा है, ठीक है। सर हो गया। ठीक है, सबका नोट हो गया, आगे चलो। सर एक मिनट। यस सर। तो इसलिए अगर हम अच्छे नंबर लाने, हमें मार्क्स अच्छे लाने एग्जाम में, तो जो रीजनेबल क्वेश्चन है जो हमारे टाइम फ्रेम में हो सकते हैं उसमें टाइम लगाओ। हो गया सर नोट। ठीक। सर जो मैंने पूछा था वो 2017 में आया था सर। तो लैंग्वेज कुछ अलग होगी, तुम्हारी लैंग्वेज चेंज हो गई। ये सर इसलिए कह रहा था सर, मैं आपको भेज दूंगा सर, हाँ, वो तो मैं फिर भी इसलिए समझा नहीं तो पा रहा था। हाँ, फिर क्वेश्चन पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाता है अगर लैंग्वेज बदल जाती है तो, है ना। हाँ। तो वो क्वेश्चन फिर अलग से डिस्कस किया करो। रेजिस्टेंस पैरेलल टू सी
अगर सी साइड के पैरेलल हो, सी के अलॉन्ग हो, तो रो इंटू सी लेंथ हो गई और ए इंटू बी एरिया क्रॉस सेक्शन हो गया। तो रेजिस्टेंस ऐसे निकालेंगे। तो मीन्स रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ करंट। रेजिस्टेंस विल चेंज। सर करंट सर ये पैरेलल तो टू सी होगा ना? एक मिनट, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ करंट। हाँ बोलो, क्या डाउट है? कुछ डाउट था किसी का? सर रेजिस्टेंस पैरेलल टू सी के जगह करंट पैरेलल टू सी होगा ना? हाँ, रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस फॉर करंट पैरेलल टू सी। बिल्कुल, रेजिस्टेंस फॉर करंट पैरेलल टू सी। ठीक है, ओके सर। क्योंकि करंट के डायरेक्शन के हिसाब से रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। सर पोटेंशियल की डायरेक्शन से भी फर्क पड़ेगा? पोटेंशियल तो स्केलर है, उसकी डायरेक्शन नहीं होती। ओके सर। अब देखें रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम रेजिस्टेंस ऐसे बनाते हैं और यहाँ ये सेल लगाते हैं। ये की है हमारी, ये की, ये ईएमएफ लगाया, ये R1 R2 R3, और इसमें करंट आई फ्लो करेगा। तो यहाँ से हमने की प्लग कर दी, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। पूरे सर्किट में सेम करंट फ्लो करे तो उसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। जो करंट R1 में गया वही R2 में, वही R3 में गया। यस सर। तो इन सब के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। और अगर इन सबको हटाकर एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना दिया जाए तो आई इंटू से मैं आर इक्विवेलेंट कहूंगा, और V1 के क्रॉस आई इंटू R1, आई करंट सेम है तो V2 को लिख सकता हूँ आई R2। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3, इन तीनों का सम हो जाएगा जो कि हमें ऑलरेडी मालूम है। तो सीरीज में करंट सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। करंट सेम, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट, राइट? राइट। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन वाले। इसी तरह पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहां से करंट आ गया, अब ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा।
इसमें I1 इसमें डिवाइड होके I2 और इसमें I3 करंट हो गया। ये R1 R2 R3, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जैसा कि हमें मालूम है तीनों के एक एक पॉइंट एक जगह कनेक्टेड है, लेफ्ट हैंड तीनों के एक पॉइंट पे कनेक्टेड है और ये राइट हैंड एक पॉइंट पर एक साथ कनेक्टेड है, तो इसलिए इन सब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। करंट डिफरेंट होगा। करंट विल बी डिफरेंट। पहले इतना नोट करो, फिर आगे लिखूंगा इसकी इक्वेशन अगले पेज पर। सर हाँ बोलो। सर वैसे पोटेंशियल डिफरेंस सेम और करंट डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे करंट आया, उसे ये तीन रास्ते मिल गए, तीनों में अलग अलग डिवाइड हो जाता है उससे। ओके सर। सर कितना डिवाइड होगा ये तो रेजिस्टेंस पे पड़ेगा ना? ये रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग आता है। रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जहां कम रेजिस्टेंस होगा वहां वो ज्यादा जाएगा, जहां पे ज्यादा रेजिस्टेंस है उसमें कम जाएगा। ओके सर। I is proportional to 1/R। रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिवाइड हो जाएगा इसमें। सर नोट कर रहे हैं। हाँ पहले ये नोट करो। हो गया सर नोट। ठीक। तो इस केस के लिए मैं लिख सकता हूं I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और I को मैं लिख सकता हूं V अपॉन R इक्वलेंट I1 V अपॉन R1, क्योंकि V इक्वल टू आई आर इसमें एप्लीकेबल है मुझे मालूम है, तो V अपॉन R2 एंड V अपॉन R3। V सब में से कैंसिल हो गया, तो R इक्वलेंट R1 R2 R3 ये सब पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें ऑलरेडी फॉर्मूला पता है पैरेलल में। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस 1/R इक्वलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस रूल से निकालना है।
और याद रखें करंट सब में अलग अलग है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। ये मैंने 18 वोल्ट यहाँ पे ईएमएफ यूज किया। मुझे सब में करंट फाइंड करना है। ये R2 ये R3 सब ओम्स में गिवन है, 12 ओम 4 ओम 6 ओम। ये सब में करंट फाइंड करना है और सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पहले ये दोनों पैरेलल में होंगे, तो इनका रेजिस्टेंस 12 इंटू 4 12 प्लस 4 3 ओम और 6 और 3 सीरीज में आ गए, इसलिए नेट रेजिस्टेंस 9 ओम और इसलिए टोटल करंट सर 2 एम्पियर 18/9 2 एम्पियर करंट आया। तो यहाँ से 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा और वो इन दोनों में डिवाइड हो रहा है। तो इसके पहले लेवल में 12। तो आई करंट है 2 एम्पियर, तो R1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस 2 सर 12 आ जाएगा 12 वोल्ट। तो इसमें 12 वोल्ट आ गया, तो 18 में से 12 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो गया, तो बचा 6 वोल्ट। ऐसे भी निकाल सकते हैं और दूसरे मेथड से भी निकाल रहा हूं। इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस 3 ओम है, तो 3 इंटू 2 6 वोल्ट I इंटू R, इनको मिलाकर एक रेजिस्टेंस बना लिया मैंने। तो 12 और 4 मिलाकर एक रेजिस्टेंस पे आएगी 3 इंटू 2 6 वोल्ट। इसलिए करंट R2 में करंट, अगर मैं इसको I2 बोल रहा हूँ या I1 और इसको I3 बोलते रहा हूँ, 6/12 सर हाफ 1/2 हाफ और 3/2 यानी 0.5 एम्पियर। और R3 में करंट सर 3/2 6/4 तो 1.5 एम्पियर और इन दोनों का सम मिलाकर 2 एम्पियर, जो कि मेरा 2 एम्पियर आना चाहिए। तो इस तरह से मेरा 2 एम्पियर करंट भी आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो डायरेक्ट वे से नहीं कर सकते जैसे आपने पिछले तरीके से बताया था कैपेसिटेंस में? क्या डायरेक्ट वे? डायरेक्ट क्या चीज, करंट निकालने के लिए? हाँ सर। हाँ, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, वो मैं भी बता रहा हूँ। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में V सेम है, तो V इक्वल टू आई आर, इसमें V सेम है इसलिए I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो I2I3 इसका रेशो इनवर्स रेशो में आ गया, 1/R2 = 1/R3। इनवर्स रेशो में डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। 1:3 में डिवाइड करना है, तो इसलिए I2 हो गया 1/1 + 3
इंटू टोटल, टोटल है हमारे पास 2 एम्पियर करंट, हाफ एम्पियर, और I3 अपॉन इन दोनों का सम इंटू टोटल, जो कि हो गया 3/2 एम्पियर। ये यस पॉइंट, सर, ऐसे ही किया था। ये 1.5 एम्पियर, तो फिर मिला के अगेन 2 एम्पियर होगा। इससे चेक कर लेंगे कि हमारा टोटल करंट है वो सेम रहना चाहिए। सर इससे वी भी निकाल सकते थे ना सीरीज में। इससे तो इससे v कैसे निकालेंगे? इसी मेथड से। V तो इसमें डायरेक्ट आएगा I इंटू आर, आई इंटू आर से इसके क्रॉस आ गया, और I इंटू आर से इसके क्रॉस आ रहा है। ये रहा I इंटू आर 12 वोल्ट। I सेम है ना? यस सर। सर बिना एक आई और निकाले इस मेथड से भी तो कर सकते हैं। क्या बताओ, क्या कैसे कर V सकते हैं? इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो हाँ, V1 अगर और हम V2 की। ऐसा भी कर सकते हैं, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शन में डिवाइड कर दें, यस बिल्कुल कर सकते हैं। सर रेजिस्टेंस का भी वो लेंथ का तो फंक्शन हो सीरीज में सकता होगा है। ना, वो तो है? सीरीज के लिए होगा एप्लीकेबल, हाँ सीरीज हाँ, वाले के लिए सीरीज के लिए। एप्लीकेबल होगा ना। कौन हाँ सा? सीरीज सर के लिए, रेजिस्टेंस का भी सीरीज के लिए क्या एप्लीकेबल होगा, समझ नहीं पा रहा हूँ मैं, बोलो। सर वो कह रहा है कि सीरीज के लिए V इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं और पैरेलल के लिए I, जो मैंने अभी बताया था, दैट इज, रेशो लेके। जो रेजिस्टेंस का रेशो बता रहे थे, है ना? यस सर, यस हाँ, तो वो इसमें एप्लीकेबल तो हो रहा है ना? यस सर। इसमें लग रहा है, नहीं लग रहा है? लग रहा है सर, पहले दोनों पैरेलल को एक बनाना पड़ेगा बस। पहले एक बना लिया, उसको 3, अब 6 और 3 के रेशो में डिवाइड कर देंगे। अगले पेज पे करता हूँ। तो V1 इज टू V2, 6 इज टू 3, यानी 2 इज टू 1, 2 अपॉन 2 प्लस 1, 18 को डिवाइड करना है हमें, 12 वोल्ट। V2 1 अपॉन 2 प्लस 1, 18/3, 6 वोल्ट। तो ऐसे हम कर सकते हैं क्वेश्चंस। सर यस, सर रेजिस्टेंस का भी लेंथ का फंक्शन हो सकता है। रेजिस्टेंस लेंथ का ही फंक्शन है। सर लेंथ के साथ इंक्रीज होता जाए या डिक्रीज होता जाए, समथिंग ऐसा। हाँ, तो वो बिल्कुल ऐसा ही तो है, लेंथ के साथ इंक्रीज होता है और लेंथ कम होती है तो कम हो जाता है। ओके सर। आर को हमने लिखा है ना रो L अपॉन A, तो बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, यस सर। अब मैं थोड़े से क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग ट्राई करोगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस।
ईच रेजिस्टेंस 5 ओम, ए बी के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड कर दो। सर 40/3। सर 40/3, 40/3। राइट राइट, ये दोनों सीरीज में, ये इसके साथ पैरेलल में, यस सर। और ये पूरा इन दोनों के साथ सीरीज में है ना। यस सर। यस सर। तो आंसर है 40/3, बिल्कुल करेक्ट। अगर किसी को डाउट है तो बोलो मुझे। किसी को डाउट है? नो सर। दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। सर नीचे का नहीं दिख रहा। सर स्क्रीन में नहीं आ रहा। ईच रेजिस्टेंस 10 ओम, ए बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। सर 16। अभी देखते हैं बाकी लोग क्या बोल रहे हैं। सर हर एक की वैल्यू क्या है? 10। 10 ओम है। सर 16। 16। 16 is यस right. सर 16 है। Good. हाँ वेरी गुड, सब अच्छा कर रहे हो आप लोग। यस सर आ गई 16। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। सर 16 कैसे आया? ये 10 और 10 5, यस सर। और ये 5 और 10 15, यस सर। और ये 15 और 10 पैरेलल में 6, यस सर। और 6 + 10 16। ओके सर। ए बी के बीच में हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है।
Sir, 5 ohm. 5 seems to be correct. Yes, sir, 5 है sir, 5. सर 5 सबका आंसर आ गया? नो सर। नो सर। 5 आ गया। नो सर। जिसका अभी नहीं आया वो ट्राई कर लें, फिर डिस्कस करता हूँ अगर कोई डिफिकल्टी है। ये 2 और 4 सीरीज में, सर आ गया यस सर। और ये 6 और 6 पैरेलल 3 हो गए, और ये 3 और 7 ये 10 हो गया, और 10 और 10 पैरेलल तो 5 हो गया। सर 5 Yes, आ गया sir. आ गया आ गया। यस सर। सर 10 और 7 को सीरीज में लेके नहीं कर सकते? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ए और बी के बीच में फाइनल निकालना है, तो ये सीरीज में कैसे आएगा 7 ए और बी? ओके सर, ए बी नहीं देखा था। ए से ज्वाइन किया हमने एक सेल को, और बी से ज्वाइन किया, तो इस ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है ना। ओके सर। तो जो करंट यहाँ पर आएगा वो इधर ए टू बी जाएगा, और इन सब में डिवाइड होगा, तब वापस आएगा, है ना। यस सर, बी और सी में से जब होता वैसे, फिर से बोलो। अगर हम बी और सी में लेते जब 6 और 7 को सीरीज में लेते। नहीं, अगर बी सी के क्रॉस निकालना है तब भी सीरीज में नहीं आते। तब ऐसा होता है, अगर बी सी में लेते हैं हम, तो 2 और 4 6 और 6 पैरेलल 3 हो गया, 10 और 3 13 हो गया। ये 13 7 के पैरेलल होता है अगर बी सी लेते तो। सर ए सी में लेते ना उन्हें तो। नहीं, अगर हमें बी सी में लेना है तो। सर एसी में तो आ ए सी में वो तो सीरीज में आ जाते ना। हाँ, ए सी में लोगे तो 10 और 7 तब ये सीरीज में आएंगे। ओके सर। अगर ए सी के क्रॉस निकालना है तो ये ये 6 बीच में ये 6 और ये 17, ये तीनों पैरेलल में है ना। सर तीनों Yes, पैरेलल sir. में कैसे? हाँ अरे हाँ करंट Yes, डिवाइड हो रहा है yes. ना तीनों जगह। एसी में अगर लेंगे तो ये 6 और ये 17, ये तीनों पैरेलल में आएंगे ना, फिर ये 2 पॉइंट कंसिडर करने हमें। ओके सर, मैं बीसी सोच रहा था वहाँ पे। चलो और क्वेश्चन देता हूँ। ईच रेजिस्टेंस 2 ओम है। सर थोड़ा और नीचे कर दीजिए। सर ऊपर का नहीं दिख रहा। अब विजिबल है? यस सर। यस सर। ए बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है हमें, सब 2 ओम है, एवरी रेजिस्टेंस 2 ओम। सर 3। सर 2।
सर 3 आ रहा है। सर 2/3। 2/3 टू राइट बाई आंसर। थ्री 2/3। यस सर, आ गया 2/3। मैं लिख रहा हूँ आंसर 2/3। सबका आ गया? नो सर। नो सर। पहले इसको देखो, ये 2 और 2 पैरेलल में है। यस सर। ये 2 और 2 मिला के 1 हो गया। ये 2 और 2 मिला के भी 1 हो गए। और ये 1 और ये 1 सीरीज में, ये भी 2 हो गया। तो 2 2 के 3 पैरेलल में आ गए, इसलिए 2/3। ओके सर। बताओ मुझे सबका आ गया अब? यस सर। यस सर। सर पता कैसे चलता है कि सबसे पहले कौन सा कंसिडर करना है? हाँ, उससे क्या, अगर पहले नहीं, हम कोई भी ले सकते हैं। ये तो मतलब इसलिए लिया, इससे कैलकुलेशन आसान हो रही है। अगर हम ये लेते हैं तो ये तो यहाँ पे पता है हमें ज्वाइंट है, तो इसको पैरेलल में कुछ आ ही नहीं रहा है। तो या तो हम ये और ये पहले ले सकते हैं, समय फायदा नहीं हो रहा। 2 और 2 ये मिला के 1 हो गए। यस उसके बाद सर। फिर उसके बाद आएंगे तो फिर सेम करना पड़ेगा ये पैरेलल में, है ना? ओके सर। कोई नहीं, ये सब सर एक छोटे बार छोटे। बताएंगे ये हमने सर पैरेलल क्यों लिया? सर पैरेलल लेने के लिए तो ये इसलिए लिया, ये अगर मैं इसको सी मान लूं तो ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में ये कनेक्टेड है, और ये भी ए और सी के बीच में कनेक्टेड है। यहाँ तक कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो ये ए है तो ये भी है, ये भी है। ये एसी और ये भी एसी के बीच में कनेक्टेड है, ओके सर। ओके। इसलिए पैरेलल हुआ। ऐसी ये सी बी के बीच में कनेक्टेड है, और ये भी सी और बी के बीच में कनेक्टेड है। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर कितना ईच? ईच रेजिस्टेंस 4 है। अच्छा, आर लिख दिया मैंने, 4। सर उधर की स्क्रीन में नहीं आ रही, अब आ फोर गई। बाय थ्री 4/3। हाँ, तो ये भी सिमिलर क्वेश्चन था बिल्कुल, है ना? आसान है। यस सर।
सर ईच रेजिस्टेंस फिर आर से लिखिए। ईच रेजिस्टेंस आर है। अच्छा आर सर आंसर आर है इसका। आंसर सर 3 आर सर आर 3 बाई आर 3। सर आर है आंसर सर आर इसका, बाई आर 3। आर है आंसर। सर सिर्फ आर लग रहा है। आंसर R/3 तीनों पैरेलल में आ रहे हैं। R/3 यस सर। देखो ये बी है, तो इसको भी बी कर लेंगे। यहां तक ये सेम वायर है ना, तो ये भी बी हो गया। ऐसी ए, तो ये भी ए हो गया। अब देखें ए बी के बीच में तीनों रेजिस्टेंस ए बी में कनेक्टेड है। ये ए है तो इसको ज्वाइन करके ए बना लो, ये बी है तो इसको ज्वाइन करके इसे बी बना लो, बी लिख दो, तो फिर आसानी से दिखाई देगा ए बी के बीच में है, ए बी के बीच में तीन रेजिस्टेंस। सर बी और ए की लोकेशन बाद में सेम कर देंगे ना सॉल्व करते समय, तो हाँ जब तो भी वो पैरेलल आएगा। ये ए बी में कनेक्टेड है, ये रेजिस्टेंस भी ए बी में कनेक्टेड है, और ये वाला भी ए बी में कनेक्टेड है ना। पैरेलल होगा पैरेलल, तो तीनों पैरेलल होगा, इसलिए R/3। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। सर फिर समझाना। देखो अब स्क्रीन आ रही है कि नहीं, मुझे तो स्क्रीन दिख रही है। यस सर आ रही है पूरी। आ रही है, क्लियर है सर। हाँ सर वो वाला क्वेश्चन फिर समझाना सर, कैसे हो गया R/3। ये वाला, यस ये सर। ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस आर हुआ, यस और ये दूसरा रेजिस्टेंस ये भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, और ये थर्ड वाला ये भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। तो ऐसे चेक कर लेंगे कि सब ए में कनेक्टेड है। इसका एक एंड ए में, इसका एक एंड ए में, और इसका भी एक एंड ए में, तीनों के एक एक एंड ए में कनेक्टेड है, और दूसरे एंड बी में कनेक्टेड है। अच्छा समझ गए सर। तो अभी हम धीरे धीरे चल रहे हैं, हम पहले बेसिक की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और एडवांस क्वेश्चन के लिए तो हम अलग से एडवांस की क्लास अलग से रखेंगे। पहले बेसिक स्ट्रांग कर लो, और एडवांस के लिए तो अलग से पर्सनल क्लास होगी, बाद में रखी जाएगी वो। अब ये लॉकडाउन जरा खत्म हो जाए। सर तो फर्स्ट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसके भी एडवांस की क्लास बाद में होगी अलग से। हाँ एडवांस की मतलब कुछ क्वेश्चन लिए थे, लेकिन और प्रैक्टिस के लिए बाद में एडिशनल और क्लास होगी, जिससे और अच्छी प्रैक्टिस हो। ओके सर। तो वो जो लॉकडाउन ओपन होगा ना, हेलो। हाँ यस सर। लाइट, हाँ अभी आ रही है, लाइट चली गई थी। सर बहुत सर ब्लर आ स्क्रीन रही है। क्लियर नहीं आ रही स्क्रीन। अभी आएगी, अभी आएगी। देखो अब आ रहा है। नो सर। सर आप बता दो, ऊपर वाले सारे 4 हैं, बीच वाले कौन से हैं? ये 3 और ये 2 है। मेरे इसमें तो स्क्रीन एकदम ठीक आ रही है, तो क्यों आ रही है? सर यहाँ तो पूरी हमारे वाइट हो पास गई नहीं आ है, रही सर, बिल्कुल नहीं दिख रहा। पूरी वाइट ब्लर हो गई है। यहाँ तो बिल्कुल छाप आ रही है, क्या प्रॉब्लम क्या होगी? सर आपका नेटवर्क एरर होगा। नेटवर्क इशू होगा ना फिर। नेटवर्क इशू। सर आंसर 6 है। सर 6। यस सर 6। आंसर 6 है, बिल्कुल ठीक।
सर डेड एंड क्या होता है? डेड एंड मतलब फिर से बोलो। डेड एंड सर सर्किट में ही होता है। डेड एंड मतलब उसके आगे करंट फ्लो नहीं कर रहा है, वो डेड एंड है। सर एक बार इसमें बता दो डायग्राम में। इस डायग्राम में डेड एंड नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और बना दूं यहाँ पे, ठीक है, देखो। सर मेरे को इसका आंसर भी नहीं आया। अभी बताऊंगा। अगर ये मैं इसे 3 ओम लिख देता हूँ तो ये वाला डेड एंड हो गया, इसका नाम 3 रखा हूं, क्योंकि करंट इसमें से जाके वापस नहीं आ पाएगा ठीक है। तो सर इस वाले रजिस्टर को नहीं गिनेंगे फिर हम? हाँ, तो इसको ये डेड एंड है, यानी यहाँ पे करंट गया फिर वापस कैसे आएगा? सेम पाथ से वापस नहीं आता, तो ये वाला रिमूव कर देंगे, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। ओके सर। अब यहाँ पे देखते। सर कुछ भी विजिबल नहीं हो पा रहा। तुषार। हाँ तुषार, लास्ट के 2 वालों को सीरीज में ले और उसको 3 से पैरेलल में ले ले। फिर सेकंड लास्ट के 2 वालों को सीरीज में, फिर उसको 3 से पैरेलल। सर अभी भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा सर। अपने आप हो जाएगा। सर आ गया सर आ गया। सर अब क्लियर है। अब क्लियर है? सर अब क्लियर है। यस आंसर 6। सबके आंसर आ गए या बताना है मुझे? सर बता दीजिए एक बार। सर मेरा 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है। पॉइंट का चांस नहीं है। 6 4 और 2 6। यस सर। 4 और 2 6 हो गए। यस सर। और ये 6 और 3 मिलाकर 2 हो गए। ये 6 और 3 मिलाकर ये 2 हो गया, ठीक है। पैरेलल में पैरेलल ये मिलाकर दोनों पैरेलल में हुए ना, ये 6 और 3। यस सर आ गया। और ये 2 4 और 2 फिर 6 और 6 और 3 फिर 2 आ जाएगा ये मिलाकर। यस सर। 2 और 4 फाइनली 6। इसलिए आंसर आएगा 6। सर एक बार दोबारा बता दीजिए। आप फिर से देखो, ये 4 और 2 ये मिला के 6 हो गए। यस सर। और ये 6 और 3 ये पैरेलल में, 6 और 3 पैरेलल में, ये मिला के 2 हो गए। यस सर। ये 2, अब इसको हटा के 2 लगा लो खाली एक यहाँ 2, तो 4 और 2 ये अगेन 6 हो गए। यस सर। 6 और 3 मिला के फिर 2 बन जाएगा ये पूरा। यस सर। फिर 2 और 4 अगेन 6। सर यस। इसमें जो आपने ये सी का साइड जो 3 लिया है, इसका क्या हुआ? ये तो डेड एंड समझाने के लिए लिया था। इसमें करंट जाके वापस आ ही नहीं पाएगा, तो ये तो डेड एंड है। यहाँ से करंट गया, इधर ही चला के इधर वापस आएगा, तो इसको छोड़ देंगे, ये कुछ नहीं करना है इसका। सर अगर RAC पूछा होता तो फिर भी उसे नेग्लेक्ट करते हम। नहीं, RAC पूछा है तो अब कैसे नेग्लेक्ट कर दोगे? तब तो सर B वाले पे अगर कोई लगा होता तो नेग्लेक्ट करते ना। हाँ, ये बात, तब B वाला नेग्लेक्ट हो जाता और करंट यहाँ से इसमें से होकर C से वापस चला जाना। सर जब भी रेजिस्टेंस पूछेगा वो किन्हीं दो उनके बीच में ही पूछेगा या फिर पूरे सर्किट का भी पूछ सकता है? नहीं, पूरे सर्किट का कोई मीनिंग नहीं है। वो हमेशा 2 पॉइंट होंगे तभी तो रेजिस्टेंस निकालेंगे, जहाँ से करंट एंटर होगा और जहाँ से वापस आएगा, है ना। ओके सर। सर्किट तो 2 पॉइंट का नहीं तो मीनिंगलेस क्वेश्चन होगा अगर 2 पॉइंट ही नहीं है हमें तो, ठीक है। ओके सर। सर अगर सर ये B पॉइंट A से कनेक्ट होता तो AC का क्या होता? अगर 3 किससे कनेक्ट होता? A से कनेक्ट होता। सर B अगर A से कनेक्ट होता, B कोई पॉइंट ही ना होता, A से कनेक्ट। अगर जब A और B कनेक्ट होगा तो फिर A B के बीच में रेजिस्टेंस तो निकाल ही नहीं सकते, फिर तो रेजिस्टेंस तो 0 होता है A B के बीच।
लेकिन सर ए सी के बीच में तो निकाल सकते क्या थे। होगा? 1 by 1 अगर ए और बी कनेक्ट होता तो फिर क्वेश्चन ये होता ए और सी के बीच में बताओ या किसी और पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस निकालना होता। यस सर, AC के बीच में। हाँ, अगर ए सी के बीच में और ए और बी ज्वाइन कर दूं, है ना, यस सर। तो फिर 4 और 3 पैरेलल में हो जाते। सर पैरेलल में कैसे, सी तो आएगा नहीं वहाँ। यस सर। नीचे बना रहा हूँ क्वेश्चन। अगर ऐसा होता तो ये Yes, sir. 4 and 3, हाँ तो 4 and 3 ये पैरेलल में हो जाते। सर अगर B को कोई पॉइंट ना ले तो? नहीं, किसके बीच में निकालना है पहले ये बताओ। अगर ए और सी के बीच में निकालना है, ऐसा बोल रहे हैं हम? यस सर। यस सर। नहीं, तब पैरेलल में नहीं होंगे। तब तो यहाँ से करंट जाएगा तो ये वाला पॉइंट, इसको लिखा बी में, हाँ बी यहाँ ज्वाइन कर दिया तो ये दोनों पैरेलल में हुए, ये मिलाकर एक हो गया। फिर ये सीरीज में ये दोनों मिला के इसके साथ सीरीज में, और ये जो आया ये इसके साथ पैरेलल में, ऐसा आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है? यस सर। तो सर हम ए और बी के बीच में क्यों देखना है सीरीज और पैरेलल, सी के बीच में निकालना है, सी तक ऐसे ही पहुंचेंगे। हमें ए और सी के बीच में निकालना है ना, तो पहले यहाँ से रिड्यूस करते हुए इधर बढ़ रहे हैं। अच्छा, बी हमने फुल ऐड कर लिया पॉइंट, ये ज्वाइन कर दिया। ये नया क्वेश्चन हो गया ना। अगर ऐसा होता तो क्या होता? और अगर ये सर नीचे वाली जो बी वाली लाइन है ये हटा देते तो इन तीनों के डेड एंड बन जाते। हाँ, अगर ये लाइन ही हटा दें तो फिर ये तीनों रेजिस्टेंस बेकार हो जाएंगे। तो फिर तो यहाँ से 15 आ जाएगा। ये 4 रेजिस्टेंस। और सर एक और डाउट है। हाँ सर जो हमने नीचे वाली स्ट्रेट लाइन बनाई है, अगर उसमें भी रेजिस्टेंस लगा दे तो फिर तो निकाल ही नहीं पाएंगे। इसमें भी रेजिस्टेंस लगा दे तो इसमें यस सर, आराम से निकलेगा। अगर ऊपर वाला क्वेश्चन ले हम ए और बी वाला, उसमें नीचे भी लगा दें। ये क्वेश्चन ये वाला है या नीचे वाला क्वेश्चन है? ऊपर वाला। तब भी आराम से निकलेगा। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस। तो देखो ये 3 रेजिस्टेंस सीरीज में 3 के साथ पैरेलल में, और इसके साथ पैरेलल में ऐसे बढ़ते जाएंगे। सेम करंट फ्लो हो रहा है। फिर ये 3 सीरीज में और इसके साथ पैरेलल में। अच्छा समझ गया। हाँ, यस पैरेलल में बढ़ते जाएंगे। यस सर, वो पॉइंट कट रहे हैं ना इसलिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। यस सर। सर एक सर्कुलर सर्किट वाला भी करा दो। हाँ, सर्कुलर भी दे रहा हूँ। सर उसमें प्रॉब्लम आती है बहुत। ईच रेजिस्टेंस ईच रेजिस्टेंस आर ए और बी के बीच में निकालना है हमें। ठीक है?
सर कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ट्राई करो। सर 4r/3 आएगा आंसर। सर 4r/3 है। 4r/3 राइट आंसर, राइट आंसर। सबका आ रहा है 4r/3? नो सर। देखो इसको मैं सी पॉइंट मान लेता हूँ। तो सी, ये बी था ना, ये भी बी हो जाएगा क्योंकि यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये भी बी हो जाएगा। यस सर। तो ये तीन पैरेलल में हो गए बी सी के बीच में। तो यस ये हो सर। गया r/3 और इसके साथ ये r सीरीज में हो गया। ओके ओके। ये ऐसा बन जाएगा r+r/3। सर 4r/3 आ गया। हाँ, तो इसलिए आंसर 4r/3। यस सर। सबका आ गया आंसर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ऐसे सर्कुलर वालों में कभी सर्कल के ऊपर नहीं आएगा कोई भी रेजिस्टेंस? नहीं, आ भी सकता है, लेकिन अभी जो हमें जो दिया हुआ है अभी हम वो क्वेश्चन ले रहे हैं, है ना। ओके सर। सर्किल के ऊपर भी आने वाला है इस अगले क्वेश्चन में। सर r/4। r/4 आ गया। गुड गुड। तो अब फटाफट आ गया, अब एकदम स्पीड आ रही है। यस सर। यस सर। सर आपकी स्क्रीन में नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर, r/4 है। सर स्क्रीन ब्लैक आ रही है। सर आपका फोन आ रहा है शायद। सर आपकी स्क्रीन चली गई है। आ गई सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। सर कहाँ गए? क्वेश्चन नहीं आ रहा है? सर आ गया, वो मैं एग्जिट हो गया था गलती से। अच्छा। इसमें ए बी के बीच में निकालना है, ईच रेजिस्टेंस आर है। सर सर 2r/3। यस सर, वही आया है। सर 2r/3। चेक कर लो। सर 2r/9। सर r।
और राइट आंसर सर आर आ गया तीनों को पैरेलल में लेके। तीनों सर तीनों पैरेलल में जाएंगे। ब्रिज बनेगा ये। इसको मैं सी लिख रहा हूँ, इसको डी, तो सी डी ये रेशो, इसका रेशो और इसका रेशो सेम है, तो ये वाले हट जाएंगे रेजिस्टेंस। बीट स्टोन ब्रिज बन रहा है, ठीक है, जैसा हमने कैपेसिटर में किया था। ओके सर। ऐसा। सर मेरा तो पैरेलल लेके तीनों को जब भी आर आ गया। नहीं वो तो वो गलत कॉन्सेप्ट है। तुक्का फिट 4R होना, 2R और 4R इसे कहते हैं तुक्का फिट होना, कोई बात नहीं। ये देखो आर और आर का रेशियो सेम है, जो इस आर और इस आर का रेशियो है, तो ये वाला रेजिस्टेंस एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से। तो अब ये सर्किट ऐसा हो जाएगा R/2 + R/2। नहीं 2R सर बात तो एक ही है। नहीं भाई, बात कैसे एक ही है? सर पहले दोनों को उनको पैरेलल ले लिया, अगले वालों को पैरेलल ले लिया, फिर दोनों को सीरीज में नहीं कर दिया। नहीं और नहीं, यहाँ पे ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये 2R ये 2R, तो इसलिए मिलाकर हो गए R। सर लेकिन ए के पास जो दोनों आ रहे हैं वो दोनों तो पैरेलल में है। नहीं ये पैरेलल में नहीं है भाई, ये करंट इधर जा रहा है, ये करंट इसमें डिवाइड हो रहा है। पैरेलल में तब होते हैं जब ये दोनों एक जगह कनेक्टेड होते हैं। ओके सर। ये पैरेलल में नहीं है, वो बाई चांस आंसर आ रहा है तो तुम्हें लग रहा है ऐसा। ओके सर। तो यहाँ सर तक हमने सब पहले वाले में हम इसमें, हाँ इसकी बात कर रहे हैं। सर हाँ यस सर। सर इसमें सी और डी को यूनिक पॉइंट्स क्यों माना? इनमें से ए या बी क्यों नहीं लिया? किसको माना हमने? बीच में सर रजिस्टर सी है और ना। डी क्यों लिए? सी और डी रेजिस्टेंस गिवन है ना हमने, इसलिए सी और डी पॉइंट, इसके बीच में भी तो रेजिस्टेंस लेंगे हम, ऐसा कनेक्टेड है ना। तो इसमें कोई सीरीज पैरेलल है ही नहीं है इस सर्किट में, देखें कोई भी सीरीज पैरेलल में नहीं है इसमें, तो इसलिए हमें इनका रेशो देखना पड़ेगा, इसका रेशो और इसका रेशो ये सेम है, इसलिए ये एलिमिनेट हो गया, इसलिए व्हीट स्टोन ब्रिज लग रहा है। सर अपोजिट में भी देख सकते हैं रेशो, एक का ऊपर से नीचे और दूसरे का नीचे से ऊपर। नहीं अपोजिट नहीं देख सकते, ये अपॉन ये ले रहे हैं तो इधर भी ये अपॉन ये लेंगे, अगर ये डिनोमिनेटर में तो ये भी डिनोमिनेटर में लेंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ उल्टा नहीं करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर हम CD के बीच में निकालते तब आता 2R/3। अगर हम CD के बीच में, हाँ राइट, तो 2R/3 आ जाता अगर CD के बीच में निकालते, ठीक है। ओके सर। तो स्टूडेंट्स आज यहीं तक करेंगे, आपको और नई शीट भी डाल दी गई है, उसमें DPP आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट